नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। शुरुआत यहाँ पर कॉटन के साथ कर लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर भावों में कुछ बढ़त आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ ठहराव है। जहाँ तक भारतीय बाजारों की बात है, बुआई पहले ही कम हुई थी और साथ ही साथ जिस तरह से गुजरात में बारिशें हुई हैं उसका भी असर माना जा रहा है कि कॉटन की फसल पे पड़ता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हैं। अतुल जी नमस्कार। क्या नंबर्स देखते हैं आप, क्योंकि ओवरऑल बाजार जिनसे भी हमारी बात हो रही है उनका मानना है कि 10-12 लाख बेल इस बार शायद कम क्रॉप यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आप क्या नंबर्स का आकलन कर रहे हैं? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। देखिए, जो गुजरात का बारिश हुआ 22 अगस्त से लेके 27 अगस्त, ये 5-6 दिन में करीब करीब गुजरात में 20 इंच से 40 इंच तक का बारिश हुआ। और उसकी वजह से जो सोइंग, जो जून महीने में जो सोइंग हुआ था 1 जून से लेके 20-25 जून तक, करीब करीब 8 से 10 लाख हेक्टर में सोइंग गुजरात में इस साल हो गया था। और वो जो प्लांट्स है ना, वो ये हैवी बारिश हुए वो टाइम पे 4-4.5 फुट के प्लांट्स हो गए थे, उस पे फ्लावरिंग भी चालू हो गया था। तो जो ये बारिश एकदम से इतनी बारिश गिरी ना, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ये प्लांट्स को है जो अर्ली सोइंग हुआ था 8-10 लाख हेक्टर में। तो इसमें ऐसा लगता है कि 15 से लेके 25%, 30% तक अर्ली सोइंग जो था उसमें लॉस। हमने जो बात की गुजरात में 10-15-20 जनों से बात की, तो उसका ऐसा ध्यान निकला सबके कि ये फर्स्ट सोइंग में 15 से लेके 30% तक का लॉस है। और जो बाद में सोइंग हुआ, जुलाई महीने में हुआ या अगस्त में हुआ, जिसके प्लांट्स अभी 1 फीट से लेके 2.5 फीट के हैं, उसको थोड़ा नुकसान कम है मनीषा जी। तो गुजरात में नुकसान बहुत हुआ है। बेल्स में कह नहीं सकते कितना होगा, मगर जो फर्स्ट सोइंग था उसको 15 से 30% का लॉस अभी तक हो चुका है मनीषा जी। और जो आने वाला 1 वीक है, कल से लेके फिर से दूसरा फोरकास्ट है कि कल मंगलवार है, मंगलवार से लेके संडे तक गुजरात के, सौराष्ट्र के 80% एरिया में आने वाले 5 दिन रोज बारिश होगा। और अगर ये फोरकास्ट सही है और अगर ये बारिश होता है तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि प्लांट्स ऑलरेडी ढल चुके हैं और उसको खड़ा होने के लिए थोड़ा कड़क धूप चाहिए। अगर वो नहीं मिलती है, ऊपर से फिर बारिश आया, तो फिर वो नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान होगा मनीषा जी। ऑलराइट। तो और जैसे मुझे याद है अतुल जी, आप हमें पहले बता भी रहे थे कि नॉर्थ में तो इस बार बुआई भी कम हुई है। तो जी अगर ये गुजरात का नुकसान पकड़ें और नॉर्थ की कम बुआई भी पकड़ें तो ओवरऑल किस तरह का टोटल नंबर आप देखेंगे फसल के तौर पर? जी, देखिए, नॉर्थ में 35% सोइंग कम है मनीषा जी। और गुजरात में भी 12 से 13% कॉटन का सोइंग कम है। लास्ट ईयर लाख हेक्टर में हुआ था और इस साल 23 लाख हेक्टर में हुआ है। तो गुजरात में भी 12% सोइंग कम है। और ये बारिश का लॉस होने से गुजरात का क्रॉप में और लॉस होगा। तो ओवरऑल कह नहीं सकते मनीषा जी। अभी 10 मिनट पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के मैसेज आया है मेरे पास, तो 31 अगस्त का इनका फिगर आया है। 111.74 लाख हेक्टर में 31 अगस्त तक कॉटन का सोइंग हुआ है। हम्म। तो सेम टाइम लास्ट ईयर 123.11 लाख हेक्टर था। तो करीब करीब 10% सोइंग लास्ट ईयर के हिसाब से कम है। और अगर हम देखें कि पूरे साल की जो सोइंग है वो था, कल लास्ट 4 साल का एवरेज है 129 लाख हेक्टर। और अगर उससे कंपेयर करते इस साल, तो करीब 14% सोइंग कम है। और अगर 14% सोइंग कम है और अगर हमारा यील्ड लास्ट ईयर सेम ऐसा ही यील्ड भी आ गया, कहीं लॉस नहीं हुआ, फिर भी हमारे को जो सोइंग कम है वो हिसाब से 30 to 40 लाख बेल्स कम आएगा लास्ट ईयर से मनीषा जी, ऐसा अभी दिख रहा है। यानी कि 30 से 40 लाख बेल इस बार कम फसल यहाँ पर रह सकती है। तो जी इसका मतलब ये हुआ अतुल जी की जो इतनी ज़्यादा गिरावट हम प्राइसेस में कॉटन में आता हुआ देख रहे थे, वो अब थोड़ी सी थमती हुई दिखी है। जी, वो भी दिखी है। और मनीषा जी, लास्ट 10 दिन में हमने देखा कि कॉटन के प्राइस करीब करीब 3,000 रुपया पर कैंडी, जो 56,000 के भाव थे, आज वो 59-60,000 रुपीज के भाव हो गए। तो हम कह सकते हैं कि करीब 6-7% के भाव बढ़ गए हैं। और ये आगे परिस्थिति ऐसा ही रहा और बारिश कंटिन्यू रहा। जो आईएमडी का फोरकास्ट कल आया है, उन्होंने बताया कि
11 से 17 तारीख बारिश है, और फिर 25 से लेके 10 अक्टूबर तक फिर से इंडिया में बारिश है। अगर ये जो बारिश आई तो वो कॉटन के क्रॉप के लिए अच्छा नहीं है। ये अगर जो धान होता है, राइस वगैरह है, उसके लिए बारिश अच्छा है, मगर हमारे कॉटन क्रॉप के लिए अगर 15 सितंबर के बाद बारिश हुआ तो वो घातक साबित होता है मनीषा जी। तो वो ना सिर्फ गुजरात में, मगर वो आईएमडी की फोरकास्ट दिखा रही है कि वो महाराष्ट्र, एमपी और साउथ में भी हेवी रेन्स है, तो फिर आगे जाके और नुकसान होएगा, ऐसा दिख रहा है मनीषा जी। तो अगर एक सेंस यहाँ से निकालें, क्योंकि आई थिंक ये असेस करना फिलहाल तो मुश्किल है कि एक्चुअल नुकसान कितना है, तो आपको क्या लगता है कि अगर 11-17 लास्ट वीक ऑफ सितंबर में भी फिर से अगर बारिश आती है, कैसे देखते हैं आप प्राइसेस फिर सितंबर के महीने के लिहाज से? प्राइस तो क्या है मनीषा जी, देखिए बैलेंस शीट बहुत शॉर्ट, बहुत टाइट है। और वो देखे तो इंडिया में कॉटन नहीं है मिलों के पास, और अक्टूबर में कोई कॉटन, अगर इतना बारिश है तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई अक्टूबर में जो हम सोच रहे थे 20-25 लाख बेल का अराइवल आएगा, वो अभी ऐसा लग रहा है बारिश को देखते हुए कि मुश्किल से 5-7 लाख, 8 लाख और मैक्सिमम 10 लाख बेल का अराइवल आएगा। उसके सामने हमारे को 25-30 लाख बेल कंजम्पशन के लिए चाहिए अक्टूबर में, जो हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो प्राइस का तो कुछ बोल नहीं सकते, बोलना भी गलत है मनीषा जी, क्योंकि जो इंडियन प्राइस है वो आइस को फॉलो करते हैं, और आइस अभी 66 जो बॉटम था उसको अभी आज 70 पे है। अगर आइस ने सपोर्ट दिया तो इंडियन प्राइस भी बढ़ेंगे। और हमारे को जो ये मार्केट है ना, उसको बोल सकते हैं मनीषा जी, अभी ये वेदर रिलेटेड मार्केट है, वेदर मार्केट है। तो ये कुछ भी हो सकता है मनीषा जी, आने वाले दिन में वेदर खराब रहा। और बताते हैं कि पाकिस्तान में भी ये वेदर, गुजरात का जो बारिश हुआ था वो पाकिस्तान में भी वो बारिश ने लॉस किया है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत क्लोजली देखना है। 1 वीक 10 दिन में थोड़ा आइडिया आएगा मनीषा जी। अगर ओके। ऐसा ही रहा तो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स द लोएस्ट क्रॉप ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, हम वो कह सकते हैं मनीषा जी। ओके, तो वो चिंता है यहाँ पर कि पिछले 20 सालों में लोएस्ट क्रॉप यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पिछले साल अच्छी फसल थी और हमने भावों में इम्पैक्ट भी आता हुआ देखा था, लेकिन इस बार सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही 10% कम बुआई है। इंडस्ट्री के डेटा और भी उससे कमज़ोर हैं और भावों में ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते में 6 से 7% की तेज़ी आते हुए देखी है। और जैसे अतुल जी कह रहे हैं कि यहाँ से नीचे गिरते हुए भाव तो नहीं लगते, लेकिन तेज़ी यहाँ पर लगातार बरकरार रह सकती है। ये तो बात हुई कॉटन की, लेकिन अब बात यहाँ पर कर लेते हैं ग्राउंडनट की और खाने के तेलों की, जहाँ पर भी कुछ तेज़ी देखने को मिली है। GGN रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई हमारे साथ हैं। नीरव, जिस तरह की बारिश गुजरात में है, सबसे पहले तो वहाँ से क्या क्यूज़ हैं आपके पास? तो बेसिकली गुजरात में पानी तो बहुत ज़्यादा गिरा है, बट थोड़ा सा जो ग्राउंडनट एरिया है उसमें आई वुड से बहुत एक्सट्रीम रेन्स नहीं ज़्यादा विटनेस करी है। मेजर जो ग्राउंडनट ग्रोइंग एरिया है जूनागढ़, केशोद, मांगरोड, वेरावल, ऊना, कोडिनार, पोरबंदर, तो जामनगर, द्वारका, इसमें थोड़ा बहुत पोरबंदर द्वारका तरफ में डेफिनेट नुकसान रिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सब जगह पे अभी तक भी उतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, बट क्या है कि 2-3 दिन के पॉज के बाद फिर वापस कल से जो पानी की बात है, अगर वापस से पानी गिरता है तो इसमें थोड़ा सा डैमेज परमानेंट आ सकता है। बट अगर हम ओवरऑल एकरेज की बात करें तो गुजरात का ग्राउंडनट का एरिया इस बार 17% अप है। ऑल इंडिया ग्राउंडनट जो है वो 43 लाख हेक्टेयर्स लास्ट ईयर था, उसके सामने 46.8 लाख हेक्टेयर्स दिस ईयर है। सो ओवरऑल ऑल इंडिया ग्राउंडनट एकरेज भी अच्छा है। और लास्ट ईयर का क्रॉप अगर गुजरात का 35 लाख टन के आसपास हम धार रहे हैं, तो इस बार पहले तो हम 35 प्लस, मतलब कुछ भी 1-2 लाख टन की बढ़त गिन रहे थे। अब ये बारिश के कारण हम आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या रहता है, बट एरिया डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है। अगर यील्ड डाउन भी जाती है तो बहुत डाउन साइड नहीं लगता है। सिमिलरली ऑल इंडिया क्रॉप 58 लाख टन का था, तो उसके सामने वो कुछ भी 60 लाख टन और स्लाइटली बेटर लग रहा है। सिर्फ रेनफॉल जो एक्सेस हुई है अभी तक में, उसका क्या डैमेज आया है वो बारिश खुलने पे थोड़ा मालूम पड़ेगा। पर ये जरूर पक्का है कि अगर वापस से बारिश गिरती रही तो यील्ड इंपैक्ट होगी, बट एरिया ओवरऑल सपोर्ट कर रहा है क्रॉप को, ये बात है। तो यहाँ से नीरव, अगर करंट सिचुएशन भी लेके चलें कि इससे ज़्यादा बुरी हालत नहीं देखने को मिलेगी, तो कैसे देखते हैं आप फिर प्राइसेस की सेंस?
सो प्राइजेस में ऐसा है कि ग्राउंडनट ऑयल की अगर बात करें तो 1525 रुपीस का ग्राउंडनट ऑयल का प्राइस था, और 1550 अभी हाल थोड़ा बहुत हुआ है ये रेंज के बाद में। बट एक ओवरऑल ऑयल कॉम्प्लेक्स में ग्राउंडनट ऑयल बहुत सुपर प्रीमियम ऑयल हो चुका है। बाकी सारे ऑयल 950 से 970 रुपीस के बीच में चल रहे हैं पर 10 kg, और ये 1500 रुपीस चल रहा है, प्रैक्टिकली 50% हायर। तो इसकी बहुत ही एक यूनिक डिमांड है। ग्राउंडनट नट की भी अगर हम बात करें तो ये ज्यादा बड़ा टेबल नट हो गया है। सो ओवरऑल उस हिसाब से प्राइस ट्रेंड वाइज मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा सिचुएशन इसमें तेजी का आएगा। ओवरऑल ऑयल्स जो हैं वो तो उसको प्रेशराइज ही करेंगे ग्राउंडनट ऑयल को, बट मैं बोलता हूँ उसकी भी जो डिमांड एक जिसको बोलते हैं रिड्यूस होनी थी, अब बहुत कोर ग्राउंडनट यूजर्स ही ग्राउंडनट को इस 1500 के प्राइस में कंज्यूम करते हैं। सो मुझे प्राइस वाइज कोई बहुत बड़ा मूवमेंट इसमें ग्राउंडनट ऑयल में नहीं लगता है। जहां हम पाम की, सोया की इसकी बात करेंगे तो आज थोड़ा पाम मार्केट करेक्ट हुआ है, और बीएमडी अबाउट 56 to 45 पॉइंट्स लोअर हुई है। थोड़ा प्रोजेक्ट भी डाउन है, तो थोड़ा करेक्शन है मार्केट में। मुझे लगता है कि ये करेक्शन कल या परसों तक थोड़ा रहे, बट कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं है ओवरऑल। आई वुड से कि इंटरनेशनल मार्केट्स काफी रैली किए थे, तो उनको एक ब्रेक लेना, एक ब्रीदर लेना जरूरी था। ये वो ब्रीदर हम देख रहे हैं। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल था नीरव, और बाकी काफ़ी सारे सेक्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 8-10 दिन में सरकार की तरफ से यहाँ पर, चाहे वो चावल है, इन सम सेंस चीनी है, खाने के तेल हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस तरह की रिप्रेजेंटेशन सरकार की तरफ से ली गई हैं कि कोई स्टेप लिया जाएगा। खाने के तेल का सेक्टर किस तरह से और किस होप्स के साथ है? तो बेसिकली यस, ये बात है, चाहे सोपा हो चाहे एसईए हो, सभी ने ड्यूटी हाइक मांगी है, क्योंकि सोयाबीन फार्मर्स के लिए वो चाहते हैं कि ओवरऑल एक सपोर्ट रहे। और काफी बड़ा सोया क्रॉप है। अगर मैं सोयाबीन की बात करूं, आज भी बहुत अच्छी हेल्दी रेंज है। गुजरात जैसी एक्सेसिव, या जैसे आज आंध्रा तेलंगाना में एक्सेसिव रेन है, ऐसी रेन मध्य प्रदेश में हमको नहीं देखने मिल रही है। एक बहुत स्टेडी एंड कंटिन्यूस रेंज है। ओवरऑल बहुत अच्छा क्रॉप प्रॉस्पर होता दिख रहा है। सामने डीओसी की डिमांड बहुत कमजोर है, तो प्राइस का एक कंसर्न रहेगा इस सोयाबीन के क्रॉप के ऊपर, और इसके लिए गवर्नमेंट को ड्यूटी हाइक लाना चाहिए। बट ये क्लैरिटी नहीं आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, क्लियर क्यूज नहीं आ रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली देख रही है और कोई एकदम से स्टेप ले लेगी। आई थिंक ऑब्जर्वेशन में है गवर्नमेंट के, और ये सारे प्राइजेस को, चाहे वो ऑयल के प्राइजेस हो कंज्यूमर एंगल से, या सोयाबीन के फार्मर्स के हिसाब से प्राइजेस हो, एमएसपी को टच कर रहे हैं कि उससे बिलो ट्रेड कर रहे हैं, सारा एक बैलेंस देख के मुझे लगता है गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। ऑलराइट, तो ऑफकोर्स उस चीज़ का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया नीरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, बारिश, ग्राउंडनट और ऑफकोर्स सरकार की एक्सपेक्टेशंस पे पूरी चर्चा के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो जुड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, उनसे जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती, आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रथमेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि जिस तरह का बाजार है, जैसा कि डेटा हमने पिछले हफ्ते यूएस से आता हुआ देखा है, और अब ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट होगी, इम्पैक्ट भी आ चुका है। अब यहाँ से क्या करने की राय है, आपकी टॉप पिक्स क्या हैं? गुड इवनिंग मनीषा, क्लियरली आपने बता दिया कि 25 बेसिस पॉइंट्स का जो हाइक है, सॉरी जो फॉल है वो गिवन है। तो इन दैट केस इट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द प्राइस। तो यहाँ पे जो राइज होना था वो हो गया है, और यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में मेरे ख्याल से सेल साइड में ज्यादा प्रेफर करूंगा। यहाँ पे 72,000 जो एक रेजिस्टेंस तौर पर देखा जाएगा इस पर्टिकुलर काउंटर में, स्पेसिफिकली गोल्ड को। तो गोल्ड का जो अक्टूबर वायदा है वो 71,820 के करीब इसको बेचना चाहिए, 71,980 का स्टॉप रखना चाहिए, और नीचे में 71,500 के टारगेट्स रखने चाहिए। वैसे ही क्रूड में अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे सेल ऑन रैलीज कीजिए। सितंबर वायदा जो है 6230 पे सेल करना है, 6310 का स्टॉप लगाना है, और टारगेट 6070 की है। ऑलराइट, तो बिकवाली की राय यहाँ पर सोने में और क्रूड दोनों में ही आती हुई। साथ ही साथ प्रथमेश, मेटल्स एज अ सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगस्त का महीना पॉजिटिव रहा है काफ़ी मेटल्स के लिए, लेकिन जिस तरह से चाइना के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स आए, जिस तरह से यूएस की एक्सपेक्टेशंस है, एक प्रेशर यहाँ पर भी आया है। आई थिंक आप सारे फैक्टर्स जो है, एक तरफ वीकनेस इन डॉलर इंडेक्स जो कमोडिटीज के लिए सपोर्टिव है, दूसरी तरफ चाइना में ग्रोथ जो है स्टॉलिंग है। सो ओवरऑल फैक्टर्स जो है वो कमोडिटी स्पेसिफिक बेस मेटल्स को जैसे चाहिए वैसे पुश नहीं दे पा रहे। तो बेस मेटल्स में सेल ऑन रैली का ही रहेगा मेरे ख्याल से। इसमें स्पेसिफिक मेटल्स में कॉपर जो है 800 तक वापस एक बार फॉल होते दिखता है, और पॉसिबिलिटी जो है 800 के नीचे तक भी जाने की दिखाई दे रही है संभावना। यहाँ पे 790 तक का फॉल दिखता है, तो इसको सेल ऑन रैली कीजिए। सितंबर वायदा 803 पे सेल कीजिए, 807 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 795 के रहना।
साथ ही साथ प्रथमेश, डॉलर इंडेक्स को अब आप कैसे देखते हैं? जिस तरह का फॉल हमने वहां पर आता है और काफी शार्प रहा है, एक हल्का सा सपोर्ट ऑफ कोर्स करंट लेवल्स पे देखने को मिला है, यहाँ से क्या सेंस? आई थिंक 100 अगेन साइकोलॉजिकल मार्क रहेगा, मेक और ब्रेक सिचुएशन रहेगा। 100 अगर वो हो जाता है तो फिर वो ओपन हो जाता है 98 और 96.5 के लिए, जो कमोडिटीज के लिए बेहतरीन संकेत है। बट यस अगेन यूएस की तरफ से डेटा सेट्स प्लस सेंट्रल बैंक्स के डायरेक्शन से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वेल एब्सोल्युटली, लेकिन 100 का स्तर हम ऑलमोस्ट छू के वापस आए हैं और बाजार की नज़र वहाँ पर लगातार है ही, और सेल कॉल्स यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रथमेश की तरफ से। वंदना, आप कैसे देखती हैं ओवरऑल मार्केट्स और एग्री की अगर यहाँ पर बात करें तो जिस तरह से गुजरात की हालत है और सितंबर के महीने के लिए यहाँ पर जिस तरह के बारिश के संकेत हैं, आपकी नज़र कहाँ होगी? यहाँ पे एक्शन कॉटन काउंटर में है मनीषा, और मुझे लग रहा है कि लोकल फैक्टर्स जो है वो डोमिनेटिंग है अभी यहाँ पे, और ग्लोबल फैक्टर्स को यहाँ पे इग्नोर कर रही है मार्केट। मुझे लग रहा है कि कॉटन ऑयल सीड केक पे यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शंस आए हैं इन बारिश की वजह से, और वहां पे बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। तो 3270 पे यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी कि कोकूट को खरीद के चल सकते हैं। टारगेट होगा 3325 का, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3255 का। आइस में मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे 75 सेंट्स तक एक अपसाइड देखने को मिलेगा, फिर वहां पे एक पॉज देखने को आ सकता है आइस में। लेकिन यहाँ के कॉटन कैंडी की अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी बाइंग कंटिन्यू रह सकती है। तो 58,700 पे बाइंग रिकमेंडेशन है। जो टारगेट है ये थोड़ा सा यहाँ पे लंबा रहेगा, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 59,700 के करीब आ सकता है। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा यहाँ पे 58,250 के करीब का। साथ ही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ग्वार में अच्छी मूव आ सकती है धीरे धीरे, बहुत शार्प प्राइस तो नहीं है लेकिन एक ग्रेजुअल अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो ग्वारगम में बाइंग करनी चाहिए करीब 10,500 के करीब, यहाँ पे टारगेट होगा 10,750 का। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे करीब करीब 10,400 का। ओके वंदना, मेरी मुलाकात आपसे टर्मरिक में हुई थी और वहाँ पे भी काफ़ी लोगों का ये मानना था कि बेच के नहीं चलना है, खरीद के काम कर सकते हैं। जिस तरह की डिमांड आगे है, स्काई इज़ द लिमिट, बहुत सारी इस तरह की कॉन्वर्सेशंस थी। कैसे देखती हैं आप ओवरऑल हल्दी एज अ कमोडिटी को? जी मैं अग्री कर रही हूँ मनीषा। मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो बेस है अब बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉल की गुंजाइश नहीं है। जो मैक्सिमम फॉल आना था वो आ गया है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 5 to 6% का फॉल आएगा। अगर लेवल वाइज हम यहाँ पे डिस्कस करें तो 11,000 से 10,800 तक का मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम एक डाउनसाइड रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लॉजिकल होके चले तो मुझे लग रहा है कि हल्दी में अपसाइड यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड होगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे मैं 15,500 का देना चाहूंगी। ईयर एंड तक मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे 18,500 का यहाँ पे रखना चाहिए। और साथ में ये जो रैली रहेगी, जो रैली है वो सीजनैलिटी के हिसाब से नवंबर में शुरू होनी चाहिए और मार्च तक चलनी चाहिए। तो उस रैली में हम एक बार 18,500 तक के लेवल्स जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट क्या होती है, किस तरीके का एक्चुअल प्रोडक्शन आता है, उस पर काफी ज्यादा डिपेंड करेगा आउटलुक। फेयर पॉइंट दैट। वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर राय भी देने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी सारी बाइंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर एग्री में है जो कि नॉन एग्री में नहीं है। तो बहुत शुक्रिया प्रथमेश आपका भी समय निकालने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।